ओके सो लेट्स स्टार्ट क्लास। मैं थोड़ा स्लो बोलूंगी। माय एनर्जी इज बिट लो बिकॉज आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस 3 hours। ठीक है मैम। ओके, क्रिएटिव राइटिंग आज का हमारा टॉपिक है। क्रिएटिव राइटिंग। तो आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग? हाँ, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग? यस जैसिन, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग? नो आइडिया। क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसा राइटिंग का फॉर्म है, एक ऐसा स्टाइल है जिससे हम अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, इमोशंस, अपनी इमेजिनेशंस अच्छे से लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, याद करो, क्रिएटिव राइटिंग इज अ वे मैम टू नेटवर्क एक्सप्रेस। इशू है, नहीं जा रहा था। व्हाट आर यू सेइंग? नेटवर्क नहीं है? क्रिएटिव राइटिंग क्या है? क्रिएटिव राइटिंग इज अ वे टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, इमेजिनेशंस एंड आइडियाज इन अ ओरिजिनल वे। अपने आइडियाज को, इमोशंस को और अपनी इमेजिनेशंस को दूसरों तक पहुंचाना अपने लेख से, अपनी राइटिंग से। अब क्रिएटिव राइटिंग की क्या फॉर्म होती है? टॉपिक और हेडिंग, इंट्रो, ये इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कंक्लूजन। क्रिएटिव? हम्म क्रिएटिव राइटिंग की मैम फॉर्म। कंटेंट राइटिंग मैम क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग ही होती है मैम। वो हम किसी के लिए लिखते हैं मैम, हम्म किसी क्लाइंट के लिए लिखते हैं, अपने लिए नहीं होती है। वो किसी प्रोडक्ट के लिए होती है या फिर किसी कंपनी के लिए होती है। हाँ। उसकी कुछ डेडलाइंस भी होती है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करने होते हैं जो हमें कंपनी के द्वारा जो मतलब दिए जाते हम्म हैं। ओके, पर क्या क्या टाइप्स है क्रिएटिव राइटिंग के? देखो, मैम स्टोरी। क्रिएटिव राइटिंग के मैम सोशल मीडिया मार्केट, सोशल मीडिया हो गया मैम। हम्म सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, उसके बाद ब्लॉग राइटिंग हो गए, और ईमेल हो गए मैम। अच्छा, और? और मैम प्रोडक्ट डिटेल्स। और ये स्टोरीज, पोएम्स, डायलॉग्स, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये ये नोवेल्स, मैम, ये भी मैम आते हैं उसी में, क्रिएटिव राइटिंग में ही मैम। है ना? नोवेल, फिक्शनल, हाँ श्रुति, यस वेरी राइट। फिक्शनल नोवेल हम राइटिंग। लिख रहे हैं मैम। नोवेल कौन लिख रहा है? जैसे मार्क। जी। वेरी गुड। क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है? स्टोरीज। आज ट्राई करना, आप लोग मुझसे ज्यादा बात करो। आई मीन मैं कम बोलूं और आप ज्यादा बोलो। ठीक है? इट इंक्लूड पोएम्स, ठीक। स्टोरीज, नोवेल्स, डायलॉग्स, पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है? कोई भी अगर आप नोवेल पढ़ो, फिक्शनल पढ़ो, तो वो किस पे बेस्ड होती है? हमारी इमेजिनेशन पे, हमारी आइडियाज पे। और आपको पता है, इमेजिनेशन का कोई अंत नहीं होता है। इमेजिनेशन में आप कुछ भी सोच सकते हो। हम इसकी टेंशन नहीं लेते कि क्या ये सच होगा, सच नहीं होता। बट उस इमेजिनेशन में हमें खुशी मिल रही है। ठीक है? अब जैसे जैसे अगर आप नोवेल लिख रहे हो, मुझे नहीं पता आप कौन से जॉनरा पे लिख रहे हो, तो आपने कुछ सोचा होगा, आपने कुछ इमेजिन करा होगा, तभी आप लिख रहे हो ना। अगर हम कॉमेडी पे जी लिखना जी। चाहे, हम रोमांस लिखना चाहे, थ्रिल लिखना चाहे, तो पहले क्या होगा? पहले हम इमेजिन करेंगे आइडियाज को, सिनेरियोस को, सीन्स को, फिर ही हम लिखेंगे ना। जी। तो इसका क्या पॉइंट है?
क्रिएटिव राइटिंग फोकस ऑन इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन। क्रिएटिव राइटिंग का मेन फोकस क्या होता है? हमारी इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करना, हमारी इमेजिन करने की क्षमता को बढ़ाना, हमारा एक्सप्रेशन इंक्रीज करना। अब कुछ लोग होते हैं जो लिखते अच्छा है पर उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, अपनी फीलिंग्स को दूसरों से कम्युनिकेट करना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू प्रपोज समवन इन योर कॉलेज, ठीक है, यू लाइक समवन एंड यू वांट टू प्रपोज समवन, बट अगर आपको एक्सप्रेस करने नहीं आएंगी अपनी फीलिंग्स की, आप उस इंसान के लिए क्या फील करते हो, उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, हाउ मच यू लव देम, तो क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा प्रपोजल या रिजेक्ट हो जाएगा? अब कोई नहीं बोल रहा है। मैम रिजेक्ट हो जाएगा। साउंड नहीं आ रहा इधर। मैम रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट देखो, लड़कियों को पता है ना? अगर कोई ऐसे ही आके बोल दे कि देखो मुझे तुम पसंद हो, गुस्से से बोल दे कोई आके, तो क्या होगा? उसको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है ना? नहीं, सब ऐसा नहीं बोलता है। ऐसा नहीं बोलते हैं, कैसा बोलते हैं फिर? नहीं नहीं, वो बोले ना, आप लड़की रिजेक्ट कर दे, सब ऐसा नहीं बोलता, कुछ कुछ होता है जो वैसे बोल देता है। कुछ कुछ रिजेक्ट कर देती हैं, कुछ कुछ भाई बोल देती हैं, कुछ कुछ एक्सेप्ट कर लेती है ना? दीदी भी बना लेते हैं किसी। क्या क्या बना लेते हैं? सिस्टर सिस्टर, फिर वो गुस्सा हो जाती है। अच्छा, ओके। तो क्रिएटिव राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? क्रिएटिव राइटिंग हमारी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है, इमेजिनेशन इंक्रीज करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करता है, हमें आपस में बातचीत करना सिखाता है। जब आप लिखते हो, आपने देखा होगा जो लोग लिखते हैं स्पेशली नोवेल्स, पोएम्स या स्टोरीज, उनका ना बोलने का तरीका कुछ अलग ही होता है, उनका बात करने का तरीका बहुत अलग होता है, बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, उनसे बात करने में मजा आता है, स्पेशली जो लोग शायरी, नोवेल्स या पोइट्रीज लिखते हैं। आप कभी किसी शायर को सुनो, चाहे वो नॉर्मल कम्युनिकेशन ही क्यों ना कर रहे हो, तब भी जब वो जॉन बोलेंगे ना, एलिया। जॉन एलिया, ठीक है, तो वो जब भी बोलेंगे ना आपको अलग ही लगेगा उनके साथ बात करके या उनकी बातें सुन के। इवन चाहे वो शायरी नहीं कर रहे, अगर वो नॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, तो क्रिएटिव राइटिंग से क्या होता है? हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। एक्सप्रेस इमोशंस एंड आइडियाज, आप अपने इमोशंस को किसी के सामने अच्छे से रख पाते हो, आप उसको बता पाते हो कि मैं तुम्हें इन वजह से पसंद करता हूँ। ओके, अपने इमोशंस को अच्छे से बता पाना, किसी के आगे रख पाना, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। अब चाहे अगर आप नोवेल लिख रहे हो, तो नोवेल में भी हम किसी करेक्टर्स के इमोशंस को निखार के लिखते हैं, पूरा डिटेल में लिखते हैं को वो करेक्टर इस सिचुएशन में ऐसा फील कर रहा था, दुखी था, खुश था, बहुत जॉयफुल था, ठीक है, एक्सप्रेस करना इमोशंस को, अपने आइडियाज को। फिर एंगेज रीडर्स क्रिएटिवली। इसका क्या मतलब है एंगेज रीडर्स क्रिएटिवली का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगेज रीडर्स क्रिएटिवली? थोड़ा हिंदी में बताइए मैम। क्या बताऊं? हिंदी में हिंदी में। उसका जो भी क्वेश्चन पूछे। हिंदी में मतलब रीडर्स को एंगेज करने का क्या मतलब है? जोड़ने का, कैसे जोड़ा जाए रीडर्स को मैम अपने रीडर साथ? का ध्यान मैम अपनी तरफ खींचता है, मैम अट्रैक्ट करता है, मैम हम्म, इंगेज करता है अपनी तरफ, पढ़ने के लिए मजबूर करता है। हाँ, ऐसा एंगेजिंग कंटेंट, ऐसा क्रिएटिव कंटेंट लिखो कि जिससे रीडर्स ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो, ज्यादा से जैसे ज्यादा। गुनाहों का देवता।
गुनाहों का देवता। पिछली क्लास में भी कोई गुनाहों का देवता के बारे में बात कर रहा था। क्या है ये, कोई नोवेल है या मूवी है कोई? नॉवेल है मैम। मैम नॉवेल है मैम। क्या? रणबीर भारती जी की है नॉवेल है, मैम नॉवेल है। नॉवेल। हिंदी नोवेल है? हाँ, नाम हिंदी जी के थे। जी जी, यस मैम। आप पढ़िएगा। अरे हिंदी ठीक है, मैम ट्रांसलेशन। हाँ, वो मैम उसमें ना वो है ना मतलब सुधा और चंदन का वर्णन किया गया है उस टॉपिक में। मतलब एक तरीके से ना इमोशनली लव के बारे में क्रिएटिविटी को दर्शाया गया है, जो मतलब समय पे ना बोलने के कारण लोगों को एक दूसरे के जज्बात को शेयर ना करने के कारण दोनों अंदर ही अंदर कितने घुटनशील होते थे। सुधा और चंदन करेक्टर्स हैं। यस मैम, जी चंदन जी, यस एंड मैम। सुधा। चंदन उसमें प्रोफेसर चंदन है। एंड सुधा। यस मैम को नहीं, चंदन की जो मतलब जो वो जो लड़की है ना वो प्रोफेसर की बेटी होती है, तो वो उसके कारण वो प्रपोज नहीं कर पाता। नॉट अच्छा, चंदन, चंदर। हम चंदन हम तो 2 उसका बार पढ़ बॉयफ्रेंड चुके था हैं। ना। चंदर चंदर, नॉट चंदन। हाँ हाँ, वही ना, वो तो उसका बॉयफ्रेंड होता है। मैम हम मैम 2 बार और पढ़ चुके हैं इसको। इसका मैम एक बेस्ट कंप्लीटर है मैम, रेत की मछली। क्या क्या? रेत की मछली मैम, दोनों डिबेटेबल है बहुत ज्यादा। रेत गुनाहों का की देवता, रेत की मछली। अ, अच्छा, उसके बाद आप पढ़िए कैफे। मुसाफिर कैसे? कैफे। हाँ ठीक है। मैम अच्छी। पूस की रात वो भी बड़ी अच्छी, पूस की रात वो भी बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत ज्यादा मतलब सिचुएशन को इस तरीके से दर्शाया गया है ना, जो मतलब आपको पढ़ते ही लगेगा जो हाँ उस परिस्थिति में आप घुलनशील प्रतीत होने लगोगे। बहुत अच्छा है वो भी, हिंदी का है मैम, एक बस। नोवेल और है, कई चांद थे सारे आसमां। आषाढ़ का एक दिन। लगभग लगभग उसकी रात 700। प्रेमचंद जी की है ना? जी यस मैम, यस मैम, यस मैम, चंदन वो ओबरा। उसी की है, प्रेमचंद्र जी की है। हाँ, ठीक। प्रेमचंद का हम ये नोवेल अभी पढ़ रहे हैं, ये गोदान, वो भी बहुत अच्छा ही नोवेल है। वो भी बहुत नहीं, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें ना इमोशन बाउंड्रीज के बारे में भी बोला गया है, गोदान के बारे में, जो एक के बिना दूसरे की व्याकुल क्षमता को किस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। कफन कफन पढ़ी है आप लोगों ने? यस यस मैम, कफन, कफन भी पढ़े हैं हाँ। उस जो यस मैम। उसमें जो आलू की मैं आलू अरे मैम, आलू जो है ना हम उसमें। लगभग 50-60 नोवेल हम पढ़ चुके हैं, कहानी लगभग 400-500 का कहानी पढ़ चुके हैं। 100+। कफन, शायरो शायरी लगभग हाँ, 20 लेखक का शायरो शायरी पढ़े हैं। मैम कफन मैंने 100। मैम लिटरेचर में पढ़ी थी। मैं ज्यादा मुंशी प्रेमचंद्र में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उसकी काफी इमोशनल जो होता है ना वो कुछ ज्यादा ही डीपली 100। दिया गया है। हम्म, अरे चलो आप ये बस। पढ़िएगा, दुलारी चाची है, चंद्र प्रकाश, ये चंद्र किशोर जायसवाल का है। ठीक और है, ये ओके। आषाढ़ का डन। एक दिन। ओके, ठीक, आषाढ़ सब का एक पढ़, दिन, अक्टूबर जंक्शन, चांद सब और पर पढ़। उसके बाद चांद, क्या कहता है, दीवार पे खिड़की। बाप रे बाप, ये सब भी। कितना ज्यादा। बस बस, ठीक है, बहुत है। सबसे पहले गुनाहों का देवता, बाकी बाद में। स्टोरी टेलिंग क्या है? अब हम समझते हैं व्हाट इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्या होता है? स्टोरी टेलिंग इज द आर्ट ऑफ शेयरिंग इवेंट्स इन अ एंगेजिंग वे। अब मुझे बताओ, बचपन में अपनी नानी या दादी से स्टोरीज कौन सुनता था? अब मैम ऑब्वियसली कभी। सब सुनते थे ना? वैसे दादी यस दादी मैम। नानी से सुनने को तो नहीं मिल पाया, लेकिन खुद से जो है कि खरीद के पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो एक स्टोरीज के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टोरी में क्या क्या होता है? स्टोरी में करेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, एंडिंग होती है, ठीक है। इन सभी एलिमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं करेक्टर और सेटिंग के बारे में। करेक्टर क्या है? करेक्टर है जो भी लोग या जो भी पर्सनैलिटीज है एक स्टोरी में या एक नोवेल में, उन्हें हम क्या बोलेंगे? करेक्टर्स। अब करेक्टर्स दो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट हम किसे बोलते हैं? प्रोटैगनिस्ट हम किसी भी पॉजिटिव करेक्टर को बोलते हैं। फिर आते हैं एंटैगनिस्ट। एंटैगनिस्ट हम किसे बोलते हैं? नेगेटिव करेक्टर्स को। फिर आ जाते हैं सपोर्टिंग करेक्टर्स, जैसे लीड एक्ट्रेस का भाई, दोस्त, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग करेक्टर्स।
तो करेक्टर्स क्या है? किसी भी इंसान का, किसी भी लीड का उस स्टोरी में होना। सेटिंग के बारे में पढ़ते हैं। सेटिंग क्या है? आप मुझे बताओ, व्हाट इज सेटिंग? व्हाट इज सेटिंग? सेटिंग ऐसी चीज है जो बिखरा हुआ सामान को भी एक जगह रख दे, उसे सेटिंग कहते हैं। जैसे फोन में बहुत सारे ऐप होते हैं, वो कहीं बिखरे हुए होते हैं, जो उसको हम सेटिंग में रख देते हैं, वो सेटिंग होता है। जैसे कि हमारा घर का भी सामान हो, जैसे बिखरा उखरा होता है, उसको हम एक जगह रख देते हैं। अच्छा, नहीं वो तो नहीं ठीक है। नहीं, ये जैसे राइटिंग के बारे में ये सेटिंग है ना, तो जैसे हम नॉवेल ही लिखते हैं, एक हाँ सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। ये नहीं कि बात जो है कि इधर उधर नहीं, सिस्टमेटिक होना चाहिए। अगर हम किसी एक टॉपिक को लिए हैं तो उसको पूरा खत्म करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक। ये नहीं कि पहला खत्म नहीं हुआ दूसरा हम उसमें डाल दिए, तो वह मैचिंग नहीं खाएगा। एक पैराग्राफ होना चाहिए उसका। चलो मैं समझाती हूँ सेटिंग क्या होता है। सेटिंग होता है कोई भी जगह जहां पे वो स्टोरी अक्कर कर रही है। हाँ? कोई भी जगह जहां पे वो स्टोरी प्लेस हो रही है, जहां पे वो इवेंट प्लेस करा गया है, इवेंट अक्कर। अ प्लेस वेयर द इवेंट इज अक्करिंग। फॉर एग्जाम्पल, वीर ज़ारा किसने किसने देखी है? वीर ज़ारा मूवी यस मैम, शाहरुख खान की है। नहीं देखे। नहीं देखी? शाहरुख उग्नेश्वर शाहरुख आपने देखी है? मूवी में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरवल के पहले की लोकेशन क्या है जहां पे वो मूवी सेट करी गई है? क्या मूवी में बताया गया है? कहाँ पे क्या लोकेशन थी मूवी की इंटरवल के पहले? इंडिया की थी, है ना? वीर ज़ारा को अपना गांव घुमाता है, खेत घुमाता है। इंडिया की लोकेशन थी ना? यस मैम, शायद। शायद नहीं, हाँ, इंडिया की लोकेशन थी। और इंटरवल के बाद जब ज़ारा वापस चली जाती है, और वीर कहाँ जाता है उसको वापस लेके आने? पाकिस्तान। तो कोई भी जगह, टाइम जहां पे वो इवेंट प्लेस करा गया है, जहां पे वो इवेंट अक्कर हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेटिंग। किसी भी जगह पे। अब मैं आप आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन, मैं आपको कहाँ बैठकर पढ़ा रही हूँ? अभी तो आप पंजाब में हैं। पंजाब में, हाँ। तो क्या सेटिंग है? पंजाब। आप कहाँ से पढ़ रहे हो? यस मैम, हम लोग तो बिहार पूर्णिया से। बिहार पूर्णिया से। तो क्या सेटिंग है? भावलपुर से नहीं है कोई? भागल नहीं, भागल पता नहीं। अगर भागलपुर हम लोग का बगल में ही है मैम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेटिंग, मधुबानी से। ओके, एग्जाम्पल भी दिख रही है यहाँ पे। अ स्टूडेंट स्टडिंग इन अ विलेज स्कूल ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब यहाँ मुझे आप बताओ सेटिंग क्या है? अ स्टूडेंट स्टडिंग इन अ विलेज स्कूल ड्यूरिंग अ रेनी सीजन। व्हाट इज दिस सेटिंग हियर? कूल। क्या सेटिंग है यहाँ पे? अ स्टूडेंट स्टडिंग इन अ विलेज ड्यूरिंग अ रेनी सीजन। मैम, विलेज। विलेज, वेरी गुड। किसने आंसर करा है? मैम। वेरी गुड, हाँ जी। तो ये थे आपके करेक्टर्स और सेटिंग। अब हम आ जाते हैं प्लॉट पे। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ स्टोरी। एक कहानी कैसे आगे बढ़ती है, उसमें कितने मोड़ आते हैं, उन मोड़ों का आना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लॉट्स। ठीक है? जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है में, फॉर एग्जाम्पल, नैतिक अक्षरा की शादी हुई, है ना?
उनके बच्चे हुए, फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, नैतिक और अक्षरा ने घर छोड़ दिया, फिर वो वापस आए। ऐसे स्टोरी का आगे बढ़ते जाना, ट्विस्ट आते जाना, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम प्लॉट बोलते हैं। किसी मूवी में ट्विस्ट का आना, क्या बोलेंगे हम उसको? प्लॉट। कोई मूवी बताओ मुझे जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो। सजेस्ट मी नेम ऑफ अ मूवी जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो। गोट 12th फेल। कौन सी? बागी। नॉट अ 12th फेल। मूवी सीरीज, 12th फिल्म वेब सीरीज। आवाज नहीं आ रही, एक एक करके बोलो। जीनियस। मैम जीनियस। जीनियस। यस मैम। मैम 3 इडियट्स। 3 इडियट्स। हाँ। गोट। ओके। तो 3 इडियट्स में क्या था? कैसे प्लॉट ट्विस्ट आए? हाउ कैन यू एक्सप्लेन? मैम उसमें बहुत सारे ट्विस्ट है। एक गरीब लड़का किस तरीके से मतलब उसको उसके शिक्षा के प्रति कितनी कितनी मतलब प्रेरणा थी, जो वो अपने पढ़ाई के लिए हमेशा, और वो जबकि गरीब था फिर भी वो अपने मालिक के लड़के के लिए किस तरीके से बड़े बड़े उसमें जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके एडमिशन लिया। और सबसे ज्यादा उसमें वो दिखाया गया है जो मतलब एग्जाम के बेस पे ना हो, नंबर के बेस पे ना, बल्कि नॉलेज के बेस पे उसे दर्शाया गया था। बिल्कुल। तो किसी भी मैम उसमें स्टोरी में, हाँ, मैम उसमें बहुत मोटिवेशन है, बहुत क्लैरिटी भी दिखाया गया एजुकेशन के प्रति। एजुकेशन सिस्टम का फेलियर भी दिखाया गया है, सुसाइड्स, यस है यस ना? मैम उसमें वो भी मतलब हाँ हर कुछ दिखाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ दिखाया गया है। सब कुछ दिखाया है, राइट। तो किसी भी स्टोरी का आगे बढ़ना ट्विस्ट एंड टर्न से, हर चीज में एक अलग एलिमेंट आना, एक अलग मोड़ आना, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लॉट। अब जैसे एग्जांपल ले लो इंडियन टेलीविजन की सीरियल्स की एग्जांपल ले लो। कभी भी एक स्टोरी नहीं चलती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है शोज में। कभी किसी करेक्टर की एंट्री हो जाती है, कभी किसी प्रॉब्लम की एंट्री हो जाती है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लॉट ट्विस्ट का आना। अगर कोई कपल है किसी मूवी में या किसी सीरियल में, तो उस लड़की की एक्स का आ जाना, या लड़की के एक्स का आ जाना, ये सब क्या है? प्लॉट ट्विस्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कोई भी चैलेंज जो फेस करा जाता है बाय द करेक्टर। अब कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं करेक्टर्स? व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय अ करेक्टर? सनम तेरी कसम में क्या प्रॉब्लम थी सरू को? किसने किसने देखी है सनम तेरी कसम? डोंट हाँ, नो। ब्रेन ट्यूमर। सनम तेरी कसम मूवी में कॉन्फ्लिक्ट क्या था? क्या चैलेंज था? क्या मुसीबत, क्या मुश्किल थी? उसमें 2-3 कॉन्फ्लिक्ट थे, अगर आपने मूवी देखी होगी। किसने किसने सनम तेरी कसम देखी है? सीमा ने। नहीं देखे, नहीं देखे मैम। चैलेंज। हाँ बोलो। सनम तेरी कसम में पहले तो सरू को ब्रेन ट्यूमर होता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है, ठीक है? और एक बहुत अथॉरिटेटिव फैमिली का होना, जो उसका हर डिसीजन क्वेश्चन करती है, हर डिसीजन, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके लोगों से मिलने का तरीका, हर चीज को क्वेश्चन करती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट का होना। ओके। और कोई एग्जांपल देती हूँ। मैम व्हील कास्ट चैलेंज, सोसाइटी चैलेंज। सोसाइटी चैलेंज, क्लास चैलेंज, कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम। यस मैम। है ना? वुमेन टू वुमेन चैलेंज।
हाँ, अब हम आते हैं राइटिंग स्टाइल्स पे। चलो राइटिंग स्टाइल्स आपको पता होंगे कि ये आप एक्सप्लेन करो। फॉर्मल क्या है? फॉर्मल फॉर्मल क्या है? फॉर्मल की एग्जांपल्स दो। व्हाट इज फॉर्मल राइटिंग? What do you understand by formal writing? चैट जीपीटी करने तो नहीं चले जाते? मैम रिपीट योर क्वेश्चन। What is formal writing? Formal writing. मैम नॉर्मली जो हम लोग कुछ भी लिखते हैं फॉर्मल में, वही उसको मैम फॉर्मली राइटिंग कहते हैं। Normally, are you sure? नो मैम, मैम। सीरियस हो क्या है? एक फॉर्मल राइटिंग का मतलब होता है मैम प्रोफेशनली रिस्पेक्टफुल जो लिख लेते हैं, जो एक स्ट्रक्चर में रहता है मैम, वही सही मैम फॉर्मल राइटिंग बोलते हैं। जो हम जैसे कि बहुत ऑफिस जल्दी सर्च कॉलेज करता है वगैरह रे। लिखने करते हैं, वही ठीक है मैम। जो हम कॉलेज टाइम में या ऑफिस टाइम में वगैरह में लिखते हैं उसी को फॉर्मल राइटिंग बोलते क्या हैं। घर पे नहीं होता? formal writing is used for official work. ठीक है? ऑफिशियल और और प्रोफेशनल, हाँ, प्रोफेशनल ऑफिशियल वर्क। फॉर जैसे एग्जांपल कि आर्टिकल्स। लीव हाँ एप्लीकेशन, जॉब हाँ, इंक्वायरी। ऑफिशियल ईमेल्स, जी। फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल है फॉर्मल राइटिंग की। अब हम आ जाते हैं इनफॉर्मल राइटिंग में। ये तो बहुत इजी है। इनफॉर्मल राइटिंग, ब्लॉग्स, पर्सनल लेटर्स, है ना? पर्सनल लेटर्स जो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, परिवार वालों को लिखते हैं, वो क्या होती हैं? इनफॉर्मल लेटर्स। फ्रेंड्स को कभी हम फॉर्मल लेटर नहीं लिखते, हमेशा इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। ब्लॉग्स क्या एग्जांपल? ब्लॉग किस चीज की एग्जांपल है? इनफॉर्मल की। सोशल मीडिया व्हाट्सएप चैट पोस्ट, भी होगा ना मैम? चैट भी, हाँ। सोशल मीडिया पोस्ट इनफॉर्मल। ओके। हेलो मैम। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते स्नेहा, हाउ आर यू? फाइन मैम। आप कैसे हो मैम? मैं बस ठीक हूँ। पढ़ाई। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसी होती है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हम किसी इवेंट को, किसी करेक्टर को, किसी प्लेस को बिल्कुल डेप्थ में डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल डिटेल में। इसमें हम सेंसरी एलिमेंट्स डालते हैं। हम इस तरीके से लिखते हैं कि पढ़ने वाले को फील हो, पढ़ने वाले की आंखों के सामने एक इमेज क्रिएट हो जाए कि कि राइटर कहना क्या चाह रहा है। ओके। जैसे नोवेल। जैसे नोवेल, बिल्कुल सही बोला। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हम ऐसे लिखते हैं कि एक रीडर करेक्टर से कनेक्ट कर पाए। अगर कुछ इमोशनल सीन चल रहा है तो रीडर भी साथ में रोए, उनके खुशी में खुश हो, सौरों में दुखी हो। कभी ऐसा हुआ है आपने कोई मूवी या कोई सीरीज, काफी लंबी सीरीज खत्म करी हो और बाद में आप उस करेक्टर को याद करने लग जाओ? आपको ऐसा फील हो यस कि मैम। यार अब तो कुछ खाली खाली लग रहा है, कि सीरीज खत्म कर दी नो, पूरी? नोवेल पढ़ने के बाद होता है। नोवेल पढ़ने के मैम बाद भी अभी होता है? होता है मैम। होता है ना? इंस्पेक्टर अविनाश जैसे मैम। जैसे गुनाहों का देवता। गजब, वंदे भारत ट्रेन जैसे। किसके बारे में बोल रहे हो प्रतीश? मैम अविनाश मिश्रा। ओके। सो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मेन पॉइंट है रीडर्स को कैरेक्टर्स के साथ जोड़ना, उनकी आंखों के सामने एक इमेज क्रिएट कर देना। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है।
रुको मैं आपको दिखाती हूँ। यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। द रूम वॉज मेसी, अगर हम अपनी नॉवल में लिखते हैं द रूम वॉज मेसी, तो ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। रीडर इतना इमेजिन नहीं कर पाएगा, इतना कनेक्ट नहीं कर पाएगा इस सेंटेंस से। पर वही उसकी जगह अगर हम लिख दे बुक्स एंड पेपर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस द स्मॉल डस्टी रूम, कि जो बुक्स थी और पेपर्स थी वो इधर उधर बिखरी हुई थी एक बहुत धूल वाले कमरे में। तो क्या होगा, रीडर की आंखों के सामने एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि इधर उधर बुक्स बिखरी हैं और बहुत डस्टी सा रूम है। ठीक है, तो ऐसी डिटेल्स डालना अपनी राइटिंग में जिससे आंखों के सामने एक फोटो, एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। ह्यूमरस, ह्यूमरस होता है फन, फन स्टाइल वाली राइटिंग, कॉमेडी, सरकाजम, ह्यूमर, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस राइटिंग। जैसे कॉमिक्स बुक्स हो गई, कॉमेडी नॉवेल्स, कॉमेडी स्टोरीज हो गई, इनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस राइटिंग स्टाइल। क्रिएटिविटी टेक्निक्स, ओके ये आप एक्सप्लेन करो। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था अभी 2 दिन पहले। व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? नया थिंकिंग। व्हाट? नई नई सोच मैम, कुछ नया सोचना, कुछ अलग सोचना। ब्रेनस्टॉर्मिंग है हाँ, अपने टॉपिक को सोचना फिर लिखना। हाँ। ऑब्जर्व डेली लाइफ, अपनी आसपास की जिंदगी को देखना फिर क्रिएटिव राइटिंग देख। कॉलेज में कपल्स का ब्रेकअप क्यों हो रहा है, कैसे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, किसकी रिलेशनशिप में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक राइटर का काम होता है इधर उधर की चीजों को ऑब्जर्व करना। किसको किसको इंटरेस्ट आता है दूसरों की पर्सनल लाइफ में, टेल मी। मैम मुझे कौन, किसने बोला? मैंने मैम Sure. अच्छा ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करते हो फिर कि किसका किसके साथ चल रहा है, किसका ब्रेकअप क्यों हुआ। मैम आधे से ज्यादा को तो मैं ही करवाता हूँ। ब्रेकअप, प्रतीश जी ये आपका बंदा दोस्त क्या पहुंचा कह हुआ रहा है। है? Imagine what if situation, what if I were a prime minister, what if I were a president of Russia। ऐसी चीजें इमेजिन करना। What if, यहाँ पे एग्जांपल दी है, what if animals could speak, या what if aliens attack tomorrow, aliens attack earth tomorrow। ऐसी what if situations इमेजिन करना या उन पे लिखना। फिर रीड स्टोरीज एंड बुक्स, स्टोरीज एंड बुक्स ज्यादा पढ़ना। जितनी आप स्टोरीज नॉवेल्स बुक्स पढ़ोगे उतनी ही आपकी इमेजिनेशन, आपकी राइटिंग स्ट्रांग होगी, आपको पता लगेगा कि लिखा कैसे जाता है, रीडर्स को कैसा कंटेंट पढ़ना है, उनको कैसी लैंग्वेज पढ़नी है, कैसे वर्ड्स डाले जाएं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, प्रैक्टिस रेगुलरली, ट्राई करो, रोज प्रैक्टिस करो। अगर आप पोएट्री लिखते हो, पोएम लिखते हो, नॉवेल्स लिखो, तो उन्हें रोक देना नहीं, उनको कंसिस्टेंटली लिखना है। एंगेजिंग रीडर्स, अब रीडर्स को कैसे एंगेज करना है बताओ मुझे। हाउ डू यू एंगेज रीडर्स? इंटरेस्टिंग ओपनिंग लाइंस, आपकी नोवेल की या आपकी स्टोरी की लाइंस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, स्पेशली फर्स्ट लाइन। अगर मैं लिख रही हूँ, मैं कुछ इमेजिनेटिव लिख रही हूँ एलियन अटैक पे, तो मैं उनसे पहले क्वेश्चन करूंगी, पहले पूछूंगी उस स्टोरी में कि व्हाट इफ, हाउ विल यू सरवाइव इफ एलियंस अटैक अर्थ टुमारो। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनेबल लाइंस डालनी है हमने अपनी स्टोरी में। फिर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का, ऐसी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है जिनसे आंखों के सामने पिक्चर बन जाए। इमोशनल कनेक्शन, ऐसे लिखो कैरेक्टर्स आपके ऐसे होने चाहिए जिनसे ऑडियंस कनेक्ट कर पाए इमोशनल लेवल पे। जो कैरेक्टर्स
ऑडियंस 10 साल बाद भी याद रखे। अब जैसे आप बहुत सारी नॉवेल्स की बात कर रहे थे, एंड आई अज्यूम कि उन नॉवेल्स के कैरेक्टर्स को आप 10 साल बाद भी याद रखोगे, है ना। जैसे अगर मैंने कफन पढ़ी है तो मैं घीसू को याद रखूंगी, कैसे उसने अपनी पत्नी की मदद नहीं करी, घीसू और माधव को। आई विल रिमेम्बर देम। ओके, तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे करेक्टर्स, ऐसी लाइंस, ऐसी लैंग्वेज डालो जिनसे रीडर एंगेज कर पाए, कनेक्ट कर पाए। ठीक है। सस्पेंस एंड क्यूरियोसिटी। अब आपकी स्टोरी में सस्पेंस का होना बहुत जरूरी है। बिना सस्पेंस के स्टोरी इनकम्प्लीट रहेगी। जब तक कोई सस्पेंस नहीं आता ना, स्टोरी बोरिंग लगेगी, फिर रीडर्स पढ़ेंगे नहीं। जैसे बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सस्पेंस है वो। तो ये सस्पेंस था, तो लोगों ने सेकंड पार्ट भी देखा कि एटलीस्ट चलो पता लगेगा कि क्यों मारा। अब हम आ जाते हैं कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? कंफ्यूजिंग स्टोरी। अगर एक स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स की बात हो रही है, सपोर्टिंग कैरेक्टर की भी लव स्टोरी चल रही है, मेन कैरेक्टर की भी लव स्टोरी चल रही है, नेगेटिव कैरेक्टर्स की भी लव स्टोरी चल रही है, बहुत सारी लव स्टोरीज, या सेम आइडिया का रिपीट होना। यहाँ पे लिखा है ना, ये रिपीटेटिव गोदान, आइडिया। ये गोदान में है मैम। किसमें है? ये गोदान, गोदान नॉवेल्स है ना प्रेमचंद की, उसमें है ये वाली कहानी ये। अच्छा, वो लव स्टोरीज है। हाँ, उसमें जो है कि जितने कैरेक्टर हैं लगभग का ये उसमें दिया हुआ है। अच्छा, तो एक पर आपने क्या, फोकस नहीं है। एक पे फोकस नहीं है, ठीक है। जी। तो आपने क्या करना है, अपनी स्टोरी को कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, और अननेसेसरी डिटेल्स को रिमूव कर देना है। जिन चीजों की जरूरत नहीं है स्टोरी में, उन चीजों को रिमूव कर देना है। जैसे कई बार होता है किसी स्टोरी में एक करेक्टर है, उसके सारे रिश्तेदारों को, उसके बैकग्राउंड को, सबको दिखाया जाता है। या अगर आप इंडियन टेलीविजन की बात करो, तो बहुत सारे अननेसेसरी कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी कोई जरूरत भी ना हो। बहुत अननेसेसरी प्लॉट्स, अननेसेसरी डायलॉग्स होते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। तो ट्राई करो, जब कुछ लिख रहे हो, चाहे नोवेल लिख रहे हो, चाहे स्टोरी लिख रहे हो, उन अननेसेसरी डिटेल्स को रिमूव कर दो। वीक एंडिंग्स। अब आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, प्लॉट अच्छा था, करेक्टर्स बहुत एंगेजिंग थे, आपने इमोशनली कनेक्ट करा, बट अगर वीक एंडिंग है, एंडिंग अच्छी नहीं है, तो भी आपकी स्टोरी की, नोवेल की रेटिंग गिर जाएगी। तो आपको एंडिंग स्ट्रॉन्ग रखनी है। अब जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स किसने किसने देखी है? स्ट्रेंजर थिंग्स किसी ने नहीं देखी? चलो, कोई मुझे ऐसी नोवेल बताओ जिसकी एंडिंग बहुत वीक हो। एनी नोवेल जिसकी एंडिंग। दुख ग्राम। दुख, दुख, दुख ग्राम चंद्र किशोर जायसवाल का है। दुख ग्राम। जी। तो हमें क्या करना है, एंडिंग हमेशा ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देनी है। ओके। रिपीटिव आइडियाज, सेम आइडियाज एक ही स्टोरी में बार बार रिपीट नहीं करने। या अगर आप नोवेलिस्ट हो, तो सेम आइडियाज अपनी हर नोवेल में नहीं लिखना है। इससे क्या होगा, ऑडियंस को लिखेगा कि इस ऑथर का या इस नोवेलिस्ट का एक ही जॉनरा है, और ये एक ही तरह के आइडियाज के बारे में लिखता है। सेम स्टोरीज नहीं लिखनी बार बार। सिमिलर स्टोरीज अवॉइड करोगे, सिमिलर आइडियाज अवॉइड करोगे। ओके। की पॉइंट क्या है, अपनी स्टोरी को सिंपल रहने दो और मीनिंगफुल रहने दो। अब मुंशी प्रेमचंद जी की स्टोरीज में हमेशा कोई ना कोई क्रिटिकल मीनिंग होता है, कोई इवैल्यूएशन होती है ना। जैसे कफन में क्या बताया गया था, पोवर्टी। पोवर्टी इंसान को कितना ग्रीडी बना सकती है। पोवर्टी इंसान की सेंसिटिविटी खत्म कर सकती है, उसके अंदर की एम्पैथी खत्म कर सकती है, ह्यूमैनिटी खत्म कर सकती है, एक्सट्रीम पोवर्टी, है ना। तो अपनी स्टोरी शॉर्ट रखो, सिंपल रखो और मीनिंगफुल रखो। अब हम करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। अब आपने क्या करना है, कुछ कैरेक्टर्स बनाओ, एक सेटिंग दो, और एक छोटा सा स्टोरी आइडिया लिखो।
चैट बॉक्स में कर लो। करेक्टर, स्टोरी की सेटिंग और स्टोरी का आइडिया। ओके, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। ये तुरंत नहीं होगा मैम, इसके लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए तब होगा ना। नहीं, कोई करेक्टर और सिर्फ सेटिंग और एक आइडिया। आपने पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है, सिर्फ एक आइडिया कि आप क्या आइडिया पे लिख सकते हो इन करेक्टर्स पे। चाहे आप रोमांटिक लिखो, कॉमेडी लिखो, कुछ भी, ये सिर्फ 2-3 लाइंस की एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा करेक्टर है रोहिणी एंड मोहित। ठीक है, मेरे करेक्टर सेटिंग क्या होगी? देहरादून। ओके, अ कपल ट्रिप, स्टोरी आइडिया अ कपल्स ट्रिप। ऐसे बिल्कुल 3 लाइन में अपना कंप्लीट कर दो ये सेशन। Rahul and Ramesh set in college, friends to enemy. Okay, nice. Okay, so this one is from Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT मत किया करो, ट्राई किया करो कि ओरिजिनल कंटेंट लिखो हमेशा। कोई बात नहीं। एनी अदर आंसर? 1 मिनट मैम। ओके जैसिम, यू हैव 3 मिनट्स, डोंट वरी, आराम से करो। Riya, a curious schoolgirl, an old village library, discover a mysterious book. Very nice, प्रतीश। मैं प्रशांत बोलने वाली थी। देखिए तो मैम। हाँ, देख रही हूँ। सरकारी नौकरी और गरीब लड़का, जसीम। अच्छा, ये खुद पे लिखनी है तुम्हें? जी। मैम, असाइनमेंट कैसे रेडी करें? असाइनमेंट राखी कॉपी पे लिखो, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो और अपलोड कर दो बस। टॉपिक्स आपको ग्रुप में दिए हैं ना पीडीएफ में, बस वही करने हैं। टॉपिक्स क्या है वो मुझे पता नहीं, आप ग्रुप में नहीं हो? जो ग्रुप में नहीं है, जैस्लिन प्लीज ऐड राखी, आप स्कैनर भेज दो ग्रुप में, शी विल कनेक्ट। श्योर राखी, वेट अ मिनट। कौन सा कॉलेज का मैम? कौन सा कॉलेज है आपका राखी? LNJ। झांझरपुर। प्लीज ऐड हर, ओके। हम झंझारपुर के साइड है मैम, मधुबनी में।
ओके, झंझारपुर, ओके ओके। ये तो मैम सर से लिंक लेना पड़ेगा पहले, मेरे पास तो 3-4 कॉलेज का ही है। सर से लिंक लेना पड़ेगा। ऐड मी मैम। अपने कॉलेज का नाम बता दो ना, फिर ही वो ऐड कर पाएंगे आपको। जस्ट हाँ। ड्रॉप योर कॉलेज नेम। LNG, आप भी झंझारपुर के हो। ओके जैसिम, आप लिंक ले लेना प्रशांत सर से एंड इस ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग? व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग? यस बोलो स्टूडेंट्स, यार। बोलो बोलो, जिसको आता है बोल दो। मैं बोलूँ मैम? हाँ हाँ बोलो। क्रिएटिव राइटिंग का वो फॉर्म है जिसमें इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और ओरिजिनल आइडियाज लिखे जाते हैं और अपने ओके। फीलिंग, थॉट्स वगैरह सब। हम्म। मैम किसी चीज को इमेजिन करके उसके बारे में लिखना, यहाँ प्रॉपर गोल रहता है कि इंफॉर्मेशन देना, चाहे जैसे भी हो, और फील करना। एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है। यस मैम। ये तो फॉर्मल होता है ना। एंटरटेनमेंट पर्पस होता है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट्स क्या हैं? मैम कैरेक्टर, सेटिंग्स, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट और प्लॉट। एंडिंग। ठीक फर्स्ट है, ऑफ ऑल होता है कैरेक्टर, उसके बाद होता है सेटिंग, उसके बाद होता है प्लॉट, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, और तब जाके होता है एंडिंग। वेरी गुड। हाउ कैन वी एंगेज रीडर्स? रीडर्स को एंगेज कैसे करना है? मैम अपने कंटेंट को मैम अट्रैक्टिव बना के, राइटिंग स्टाइल को मैम थोड़ा बेहतर बना के मैम उसको एंगेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का यूज करके, इंटरेस्टिंग ओपनिंग लाइंस का यूज करके, है ना? और राइटिंग सीक्वेंस यस। में होना चाहिए तभी राइटिंग पढ़ने सीक्वेंस, वाले को। जी। ठीक है। और इमोशनल और मैम, इमोशनल कनेक्शन लेना चाहिए, और सेंस इमोशन, और क्यूरियोसिटी को मैम देखना चाहिए उसमें। सस्पेंस एंड क्यूरियोसिटी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज क्रिएटिव राइटिंग इंपॉर्टेंट? अब क्रिएटिव राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? अपने आइडियाज को लिखने के लिए, कुछ यूनिक सोचने के लिए, रीडर्स को एंगेज करने के लिए, या हाँ, स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ओके। और कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन के लिए। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए, जिससे सब पढ़ के हमारे तरफ आकर्षित हो और इसे पढ़ने की रुचि रखे, डेवलप ठीक है, थिंकिंग हो। हम कुछ एक्सप्रेस, ऐसा लिखे कि जिससे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, ठीक है। जी। इमेजिनेशन इंप्रूव होती है, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, रीडर्स को एंगेज कर पाते हो, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंस क्रिएटिव राइटिंग की। ओके क्लास, ओके मैम। यस मैम। आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर। आज का क्लास बहुत यादगार रहा, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ आज? आज बातचीत थोड़ा ज्यादा हुआ नहीं, इसीलिए। मैम आज आपका लास्ट क्लास है नहीं, फ्राइडे में। और हम लोग का ऑफलाइन भी क्लास होगा क्या? कल मैं लीव पर थी ना, तो वैसे तो आपकी क्लास फ्राइडे नहीं थर्सडे तक थी, ठीक है। हाँ। थर्सडे तक थी वैसे क्लास, पर अब सैटरडे तक होगी। मैं लीव पे थी कल। और फ्राइडे क्लास ऑफलाइन भी भी होगा? होगी, तो फ्राइडे की जगह सैटरडे होगी। क्या बोल रहे हो? ऑफलाइन भी क्लास होगा हम लोगों का? ऑफलाइन में सिर्फ असाइनमेंट जमा करना है, ऑफलाइन क्लास नहीं होगी।
Okay then class. Here I will see you tomorrow. ठीक है? असाइनमेंट मैम, असाइनमेंट। असाइनमेंट? नहीं, ये वाली असाइनमेंट नहीं देनी, ओनली पीडीएफ वाली। मैम उसका टॉपिक कहाँ कुछ मतलब कहाँ से देंगे? मैम जो प्रशांत सर भेजे हुए हैं वही ना? हाँ, जो प्रशांत सर ने भेजी है सिर्फ वही। जिनके पास नहीं है असाइनमेंट, मैं लिंक दे देता हूँ मैम चैनल का ही, वो व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे डालते हैं। ठीक है, लिंक भेज दो। ठीक है मैम, बोलिए भेजने के लिए, हम लोग के पास नहीं है। श्योर श्योर, ग्रुप में डाल देना लिंक, या फिर आप चैनल का ही क्यूआर भेज दो तो दे विल ज्वाइन। ओके मैम। ठीक है? ओके ओके मैम। मैम वो बुक पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़? हाँ पढ़ लूंगी मैं, गुनाहों के देवता ना, हाँ श्योर पढ़ जी। लूंगी। ठीक है। मैम मैंने चैनल का लिंक डाल दिया हुआ है व्हाट्सएप का, यहीं पे सर डालते हैं वो उसी को। ओके गुनेश्वर, थैंक यू सो मच। ओके क्लास, बाय देन, आई विल सी यू टुमारो। बाय मैम, गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू बाय, मैम। गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर।